और आइए अब बात करते हैं संसद की, इंडिया ब्लॉक की। और सवाल तो ये भी है कि क्या संसद के शीत सत्र से इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संविधान को लेकर, संविधान के 75 वर्षों को लेकर संसद में एक चर्चा आयोजित की गई, जिसमें विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने जो स्पीच दी, वो स्पीच भी कई तरह के विवादों में आई, जिसमें सत्ता पक्ष के अपने दावे थे, क्रिटिसिज्म अपनी जगह था। लेकिन उन सबसे अलग अडानी का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, या फिर वो मुद्दे जो कांग्रेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, क्या बाकी जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, वो उन मुद्दों से छिटक रहे हैं? ये आज का बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन अभी तक ओवरऑल इस मुद्दे पर जो बात हुई है, पहले मैं आपको वो रिएक्शन सुनवाना चाहूंगी। और ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में उमर अब्दुल्ला भी ये कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के 100 सांसद इसी ईवीएम से चुनकर आते हैं तो उन्हें परेशानी नहीं, उसे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर ऐसे में ईवीएम को मुद्दा बनाना बंद करें। व्यक्तिगत टिप्पणियां और नारेबाजी की वजह से कई बार संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ती है। किसी नेता का किसी पूंजीपति से क्या संबंध है, कौन नेता किसकी फ्लाइट में कहां गया, या किस विदेशी नेता ने किस नेता को डोनेशन दिया, इन बातों से हमें लगता है ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमारे देश के किसान की, नौजवान की, आम आदमी की आवाज यहां उठाई जाती है या नहीं, उसकी समस्या का यहां समाधान होता है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम देश हित के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं, ना कि राजनीतिक नारेबाजी। और ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है, विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। और आइए अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। बीजेपी से हमारे साथ निरंजन शेट्टी जी आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल जी हमारे साथ आज बातचीत में जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा जी पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी से नासिर सलीम साहब आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अब सीधे सबसे पहले रुख आपका ही करते हुए सुजाता पॉल जी, अब तो उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, क्या मुद्दों को सेलेक्ट करने में कांग्रेस पार्टी चूक रही है? क्योंकि अगर इंडिया अलायंस में विपक्ष के नेता जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनके साथ एक समन्वय, एक संतुलन नहीं दिखाई दे रहा है सोच में, अप्रोच में, मुद्दों की राजनीति में, तो कैसे चलेगा इंडिया अलायंस में? मैं सबसे पहले आपको और पूरे देश को विजय दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आज का वो दिन है जब हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। आज का वो दिन है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही थी वो खत्म हो गई थी। आज का वो दिन है जब लौह महिला इंदिरा गांधी जी ने अपने सेना के माध्यम से ऐसी चीजें करके दिखाई थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि देश को आजाद हुए बहुत कम समय हुआ था। इसीलिए आज जब हम देश की बात करते हैं तो देश में आजादी होती है बोलने की, और जिसका जो जी में आता है उसे बोलना भी चाहिए, अपनी बात को रखना भी चाहिए। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, यदि हमारे साथी कोई बात कहते हैं तो हम उनकी बातों को सुनते भी हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर हर एक को आजादी होनी चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। जैसे कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जी हो, उमर अब्दुल्ला जी हो, या कोई भी और पार्टी के कोई भी और नेता हो, उनकी अगर हम बात करें, और जो बात आज आप उमर अब्दुल्ला जी की बात कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उन्होंने कोई बात कही, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो तथ्य हमारे पास आए हैं, जो डिटेल्स हमारे पास आए हैं इन चुनावों के बारे में, उसमें ईवीएम का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष आयोग होना चाहिए, वो अगर वार्ता करके हमारी बातों को सुने, जो विपक्षी गठबंधन है उनके नेता जब उनसे मिलना चाहते हैं उनकी बातों को सुने और उसका जवाब दे, यही तो लोकतंत्र है, तो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन जब वो नहीं करते ऐसा, तो ये तो सत्य है कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब एक बार बैलेट से चुनाव हो जाएगा। लेकिन गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, आजादी है बोलने की, और बोलना भी चाहिए। जी नहीं, गठबंधन में आप कह रहे हैं कि आजादी है बोलने की, लेकिन आजादी मतलब जो मेन इशू है, और मैं अगर सीधे सीधे यहाँ पर राहुल गांधी जी का ही नाम लूं, राहुल गांधी जिस तरह से अडानी इशू को पकड़े हुए हैं,
उस मुद्दे पर ही अगर आपके घटक दल छिटक रहे हैं, डिंपल यादव क्लियर कट कह रही है कि हमारे लिए अडानी कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए संभल जैसे इश्यूज या बाकी इश्यूज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन राहुल गांधी संसद में संविधान मामले पर भी जब चर्चा हो रही है तो वो उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जो शायद एक लोकल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी चुनावी रैली के लिए, या जो बयानबाजियां इधर उधर मीडिया के सामने होती हैं वो बयानबाजी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पास एक बड़ा अवसर था, एक बड़ी लकीर विपक्ष के नेता के रूप में खींचने का। क्योंकि देखिए संसद में जो भाषण दिए जा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड में रहेंगे ना। कल को अगर कोई छात्र पीएचडी करने जाए कि मैं संसद में जब संविधान पे भाषण हुए या संविधान को लेकर जो बात हुई, जैसे आज की तारीख में हम संविधान सभा की चीजों को रेफर करते हैं, तो ये भाषण रेफर किया जाएगा। राहुल गांधी के स्टेटमेंट में क्या बातें निकल कर आएंगी उस दौरान? बड़ी लकीर खींचने से मिस ऑन कर गए ना वो। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखते हैं कि जिन बातों की बात डिंपल यादव जी ने कही, क्योंकि आप उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके लिए संभल का मुद्दा निश्चित तौर पे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, बायपोल में जो रिजल्ट आए हैं, उसमें संभल का इस्तेमाल किया गया है ध्यान भटकाने के लिए। तो निश्चित तौर पर उनको मजबूती से उस बात को रखना भी चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, हम एक पैन इंडिया पार्टी है और कोई पार्टी ऐसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जिनका फुटप्रिंट पूरे देश में मौजूद है। इसलिए अगर देश के मुद्दों की बात है तो देश के मुद्दों की बात की जानी चाहिए। और जब अडानी की बात होती है तो अडानी एक ऐसा नाम है जो मोदी जी के बहुत करीब हैं। अगर उनकी बात होगी और उस पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया में देश जो है अडानी जी के खिलाफ आज कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उस पे बोला जाएगा। आप जानती हैं कि स्विट्जरलैंड से, आखिरी बात कह रही हूँ, स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हमसे छीन लिया। क्या हम बात नहीं करेंगे? क्योंकि नेस्ले कंपनी की बात आ गई उस पे। नहीं, सवाल मेरा ये था कि इंडिया अलायंस के लिए फिर ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? ये देखिए, बात तो अल्टीमेटली अगर एनडीए से इंडिया की लड़ाई है तो इंडिया अगर मुद्दों पर ही एक नहीं होगा तो फिर वो लड़ाई लंबी कैसे होगी, वो लड़ाई जीती कैसे जाएगी? सवाल इस पर है। मुद्दे की इंपॉर्टेंस आपके लिए हो सकती है, हालांकि फिर वो मुद्दा चुनावों में कितना कारगर साबित हो रहा है, उस पर आपको क्या वोट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, देश की आम जनता को अडानी के मुद्दे से कितना फर्क पड़ रहा है या उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, ये सारे सवाल आज की तारीख में सार्वजनिक बहसों में गूंज रहे हैं। तो निरंजन शेट्टी जी, देखिए इंडिया अलायंस को लेकर आप जो कुछ भी बोले, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तो देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, पैन इंडिया इफेक्ट है हमारा, तो अडानी मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम तो उठाएंगे इस बात को, इस विषय को। आप लोग क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं सुजाता पॉल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो उन्होंने इसको एग्री किया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी है, अदर पार्टी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, शुरुआत में उन्होंने आज के दिन को एक बहुत महत्व बताया कि आज वो ऐसा दिन है जो बहुत ही बड़ा विजय का दिवस है। स्वाभाविक है कि जो भारतीय था वो निश्चित ही इस दिवस को भूलता नहीं है। लेकिन कल राहुल गांधी जी ने या परसों जब संसद में अपनी बातों को रखा तो उन्होंने वीर सावरकर जी के प्रति जिस प्रकार से घृणास्पद भावनाएं व्यक्त की, वहां पर भी हमने उनको बताया कि आपकी दादी माँ जो है, आप जिनको आज गुणगान कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं सावरकर जी का सम्मान किया और उसके नाम से कॉइन्स भी निकाले, स्टैम्प्स भी निकाले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुजाता जी, आपसे उन्होंने मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है, उनको जानकारी लेने की आवश्यकता है। जब भी वो संसद में बोले तो आप जैसे जो प्रवक्ता हैं उनसे ये जानकारी लेकर वहां पर बात करने। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी स्वयं उस डिबेट को देख रहा था, किस प्रकार से वो द्रोणाचार्य एकलव्य की बात कर रहे थे और किस प्रकार से अपनी भूमिका रखते। स्वाभाविक है, ऑपोजिशन के लीडर्स है, नामचीन लीडर्स हैं, हम जानते हैं, सम्मान तो हम भी करते हैं सभी का, लेकिन जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी का या हमारे नेता का अपमान करते, वो कभी हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कभी जवाहरलाल नेहरू का या इंदिरा गांधी का इस प्रकार से प्रधानमंत्री करके अपमान नहीं किया। हाँ, जहां पर मुद्दे, जैसे आपने कहा, आप देखिए ना, जब सच होता है तो उमर अब्दुल्ला साहब को भी सच से दूर वो कट नहीं सकते। पता नहीं सर, आप कैसे कह रहे हैं कि नेहरू जी के लिए या इंदिरा जी के लिए आपकी पार्टी की तरफ से कुछ बोला नहीं गया या नहीं कहा गया, मतलब सभी स्टेटमेंट। अब मैं मतलब अब या तो फिर वही होगा कि मैं अब 10 मिनट आधे घंटे का एक शो इस बात पर बनाऊं कि नेहरू जी के लिए, देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए, या देश के पहले प्रधानमंत्री की लेगेसी को आज की तारीख में पूरी तरह से खत्म करने के लिए पार्टी के नेता नहीं। आपने एक बात बोली, मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ, मैं उसको बता सर, मैं आप जो कह रहे हैं, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा।
सर अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन आपने क्योंकि उस बात को टोटली रिजेक्ट कर दिया, तो मैं ये कह रही हूं आपको कि ऐसे नेताओं के और बड़े नेताओं की बातें हैं सर, सार्वजनिक मंच पर ऑन रिकॉर्ड है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपना योगदान नहीं दिया है इस देश के लिए। सभी प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए योगदान दिया है, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय हुए होंगे जिसके लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। स्वाभाविक है कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी जिस प्रकार से आपने कहा कि इसका विश्लेषण किया जाएगा, तो स्वाभाविक उसके प्लस माइनस निकलेंगे। लेकिन मेरा कहना यह था कि जब इनके अध्यक्ष, इनके जो नेता है राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से अपनी भूमिका रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जानकारी लेकर संसद में नहीं आते हैं और अपनी ही नानी को वो झूठा ठहराते हैं। मीनाक्षी जी, संजीव जी एक सेकंड सुजाता चाहूंगी, संजीव जी का भी रिएक्शन हो जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। संजीव जी, सवाल देखिए जो था कि राहुल गांधी की जिद के आगे क्या इंडिया गठबंधन कुर्बान हो जाएगा, और ये सवाल इसलिए कि अडानी का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, जो मेन इश्यूज हमें राहुल गांधी के लिए दिखाई देते हैं, जो विपक्ष के नेता के रूप में वो संसद में जिन मुद्दों को वो एड्रेस करते हैं, संसद के बाहर भी जिन मुद्दों को वो एड्रेस करते हैं, उसे लेकर तो सीधे सीधे टकराव की स्थिति है। एक के बाद एक अलायंस के लोग आकर बोल रहे हैं। जी देखिए मीनाक्षी, जब राहुल गांधी एलओपी बने तो एक उम्मीद थी कि ठीक ठीक बहुमत के साथ 100 सांसद कांग्रेस के थे। ओवरऑल भाजपा कमजोर हुई थी थोड़ी पिछली बार की तुलना में, तो लग रहा था कि विपक्ष एक अलग तरह से सामूहिक रूप से सामने आएगा। पिछले कुछ दिनों में आप एक चीज उठा के देख लीजिए, इंडिया ब्लॉक में अब बिखराव हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल खुल के कह चुका है कि ममता बनर्जी की लीडरशिप हम एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद उमर अब्दुल्ला आपने बताया ही अभी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ रही है, और आज समाजवादी पार्टी ने खुल के आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर दी है। इट मींस कि वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी समाजवादी पार्टी चिल्लाती रही, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी, क्या हुआ सबने देखा। उपचुनाव में कांग्रेस को अपनी इज्जत बचाने के लिए उपचुनाव न लड़ने से बाहर होना पड़ा, और अभी अभी इसी डिबेट में, इसी चर्चा में कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मुद्दा है संभल, क्योंकि वो छोटी पार्टी है, हम बड़े पार्टी। तो ये बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी वाला अंतर है, ये अभी रिकॉर्डिंग में निकल आएगा। आपको बहस करने के लिए आपको नहीं बता रहे, मैं भाव की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। तो आप तो जो ये भाव है, बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि आज की तारीख में निश्चित रूप से 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, और समाजवादी पार्टी तो नेशनल पार्टी भी नहीं है ऑफिशियली चुनाव आयोग की तरफ से भी, तो यह बात सच है। लेकिन जब आप परिवार के मुखिया होते हैं तो परिवार की सबकी समस्याएं, सबके संकट, सबके मुद्दे लेके आगे बढ़ते हैं। लोकसभा उस बड़े परिवार में उसमें आप विपक्ष के परिवार को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ, और इसके कारण ये बिखराव और ये टकराव ज्यादा दिख रहा है। और निश्चित रूप से अब इंडिया ब्लॉक को कहना, हो सकता है लोकसभा चुनाव तक आगे आने तक फिर से दोबारा कुछ खिचड़ी पकने लगे, कुछ बड़ी रैलियां होने लगे, लेकिन अल्टीमेटली आज की तारीख में आप देखिए ना, तो दिल्ली में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में अलग चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बाहर हो गई, एक भी सीट पर उपचुनाव नहीं लड़ी, उन सीटों पर भी नहीं लड़ी जहां कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। तो कुल मिला के चीजें उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखती हैं। सुजाता जी अब जवाब दीजिए। जी देखिए, पहले तो जवाब दे देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, और वो जानते हैं कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनका क्या महत्व है, क्योंकि हर नेता, हर प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी एक पार्टी का नहीं। हाँ, ये शायद मोदी जी को अगर रेड्डी साहब मिलेंगे तो जरूर समझा पाएंगे। मगर जब हम बात करते हैं संभल की, तो संभल का मैंने क्या कहा कि ध्यान भटकाने के लिए कि किस तरह से चुनावों में बवाल कराया गया, इसलिए संभल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के सामने। अब आ जाते हैं सावरकर जी की बात पर। तो सावरकर जी ने अगर मनुस्मृति को ये माना था कि वेदों के बाद मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं कोट कर रही हूं उन्हें, quote, Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and which from ancient times has become the basis of our culture, custom, thought and practice, unquote. और वो चाहते थे कि मनुस्मृति हिंदू लॉ बने, और ये फंडामेंटल है, ये उन्होंने कहा। गोलवालकर जी ने जो बात कही, और मैं सबका बड़े आदर से बात कर रही हूँ, जब हम बात करते हैं ना, तथ्यों को रखते हैं, तो हम किसी का अपमान करने के लिए नहीं,
तथ्यों की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जब गोलवालकर जी की बंच ऑफ थॉट्स को आप पढ़ेंगी तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो दुनिया की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़कर बनाया गया है। तो सच्चाई ये है कि जब तथ्यों की बात करेंगे तो राहुल गांधी जी तथ्यों को रखेंगे, तो आप इसको अगर सोचेंगे हालांकि कि आपके ऊपर सुजाता जी, मुझे जी। लगा नहीं था कि मैं अब इस बिंदु का हाईलाइट करूंगी, क्योंकि बहस का मुद्दा वैसे हमारा ये नहीं था। बात ये हो रही थी कि इंडिया अलायंस क्या अगर राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करने की स्थिति में दिखाई दे रहा है, कंसिडरिंग कि बड़े बड़े जो चेहरे हैं अलायंस के वो जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस से अलग है। पर आप मनुस्मृति का पॉइंट लेकर आई, जो कि राहुल जी ने भी संसद में बोला है। मुझे ये बताइए कि आपको किस घर में मनुस्मृति रखी हुई दिखाई देती है? क्या आपने किसी के घर में मनुस्मृति किताब रखी हुई देखी? रामचरितमानस आपको दिख जाएगी, भगवत गीता आपको दिख जाएगी। किस हिंदू घर में मनुस्मृति रखी होती है? मुझे नहीं लगता कि ये इतना कॉमन है। मतलब हार्डली, अगर आपने देखी है किसी के घर में तो प्लीज बताइए कि हाँ मैंने उस अलारा फलाना के घर में देखी। तो जो किताब किसी के घर में ही नहीं है, आप कैसे संसद के पटल पर संविधान के साथ दूसरी किताब को रख के तुलना करते हैं और उसे भारत का सच बताते हैं? कैसे? नहीं मतलब मीनाक्षी जी, इसकी व्यवहारिकता क्या है? इसका प्रैक्टिकल मैं ग्राउंड बता क्या रही है? हूँ। जब सावरकर जी की बात होती है, गोलवालकर जी की बात होती है, तो ये आइकन्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के आइकन्स हैं। तो अगर उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि संविधान को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि मनुस्मृति होनी चाहिए, या गोलवालकर जी ने कहा कि हमारा संविधान मैं फिर अच्छा वही सवाल नहीं पूछ रही है, हूँ, क्या तो आज की तारीख में जो युवा वोट डालने के लिए जा रहा है, क्या वो वीर सावरकर के नाम पर वोट डाल रहा है? डाल रहा है क्या वो? या फिर वो अपनी नौकरी के लिए वोट डाल रहा है, या फिर वो अपने मुद्दों के लिए वोट डाल रहा है? कौन? मतलब ये चर्चाएं कहां से ये फीडबैक आप लोगों के पास पहुंचता है कि मनुस्मृति पे संसद में बोलना चाहिए? संविधान पे चर्चा हो रही है, संविधान की बात हो रही है। इवन मैं ये भी एग्जाम्पल रखूंगी आपके सामने, जिस अंदाज में द्रोणाचार्य और एकलव्य का जिक्र आया, क्या ये तुलना प्रैक्टिकल थी? वो युवाओं की बात कर रहे थे और प्रधानमंत्री के साथ में तुलना कर रहे थे, लेकिन ये इस तुलना का ग्राउंड क्या था वो किसी को समझ नहीं आया। तपस्या को लेकर जो बात बोल दी गई, तपस्या को मैं उन बातों को कोट नहीं कर रही हूं यहाँ पर, लेकिन तपस्या को लेकर जो बात कर दी गई, इसलिए समाजवादी पार्टी ने भी बाद में ये बोला कि सावरकर जैसे बयान देने से पहले राहुल गांधी 100 टाइम्स सोच लिया करे। आपके अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं ये बात। नहीं मीनाक्षी जी, जो बात आप कर रही हैं, मैं यही बात तो कह रही हूँ कि मनुस्मृति कोई नहीं चाहता इस देश में। इस देश का हर इंसान चाहता है संविधान, और हर व्यक्ति बात करना चाहता है। आज की आप ही की बात कर रही हो, प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये केवल इतिहास की बात करते हैं। किस घर में है मनुस्मृति? कहाँ रखी है? मैं यही तो बोल रही हूँ, आरएसएस के घर में रखी है, आरएसएस के घर में रखी है, किसी के घर में नहीं है। इसलिए थोपने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। संजीव जी, मैं चाहूंगा आप इस पे जरूर रिस्पॉन्ड करें। जी संजीव जी, देखिए भाई, आरएसएस के घर में रखी है तो इतनी ज्यादा आरएसएस कांग्रेस के अंदर हो गई कि उनको पता है उनके घर में क्या रखा है। वो तो कभी चर्चा नहीं करते हैं। आरएसएस के पिछले 10 साल में आरएसएस के सरसंघ चालक के विजयदशमी वाले उद्बोधन मैंने सुने, उन्होंने तो कभी मनुस्मृति की चर्चा नहीं की। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो द्रोणाचार्य से सावरकर की बात करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, आप बताइए, सावरकर की बात नहीं करते, गोलवालकर की बात नहीं करते। मैं गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स मेरे पास रखी है, मैंने पूरी पढ़ी है। आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, आप क्या बात करना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि गोलवालकर इनके आइकन नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं कि सावरकर जो बात कहते थे उस बात को ये नहीं मानते? नहीं, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री को आज के रोजगार की बात करनी चाहिए या नहीं? नहीं, आप बताइए कि आज रोजगार नहीं दे पा रहे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। 2011-12 में आंकड़ा था 27 करोड़। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। की बात नहीं होनी चाहिए। पॉइंट संसद के भाषण में इन बातों को हाईलाइट किया जाना चाहिए था। मैं यही तो कह रही हूँ, ये वो बातें थी जो हाईलाइट होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। हम तो कह ही रहे हैं मीनाक्षी जी कि जो संजीव जी आप अपना आपकी वक्तव्य पूरा बातें करें, फिर रेड्डी जी आपने बोलेंगे, सुना? फिर सुजाता जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, संजीव जी बोलिए। सुजाता जी, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुद्दा ये नहीं है कि, मुद्दा ये है, फिर से वही मुद्दे पे आइए कि आखिर क्या कारण है कि आपके अलायंस की जो पार्टीज हैं वही उछल रही हैं। यहां पर मीडिया को मौका तो कांग्रेस ने दिया ना, आपके अलायंस पार्टनर्स ने बोल के दिया मीडिया को या विपक्ष को, सत्ता पक्ष को। सवाल यह है, दूसरी बात यह है, गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट हो या सावरकर की मनुस्मृति को लेकर प्रतिक्रिया हो, उससे बहुत बड़े मुद्दे रोजगार हैं, उससे बहुत बड़ा मुद्दा हेल्थ है, उससे बहुत बड़ा मुद्दा एजुकेशन है, उससे बहुत बड़ा मुद्दा डॉलर का रेट है, उससे बहुत बड़ा मुद्दा इन्फ्लेशन है, उससे बहुत बड़ा मुद्दा है
पूरी दुनिया में भारत की स्थितियां हैं, क्यों नहीं इन मुद्दों को इशू बनाया जाता? जब आम आदमी मीनाक्षी को जी, मनुस्मृति से, हाँ आ रही हूँ, एक बार प्लीज कंप्लीट खत्म करने करने फिर आ दीजिए। रही हूँ। जब आम आदमी को मनुस्मृति से कोई मतलब नहीं है, आम आदमी को बंच ऑफ थॉट से कोई मतलब नहीं है, आम आदमी की जो विषय है जिसको लेके आप अगर सत्ता की लड़ाई लड़े तो भी, और आम आदमी से ठीक है, जुड़ाव की लड़ाई लड़े तो भी, ठीक है वो नहीं सुजाता हो जी, रहा आप है। एक साथ जवाब दीजिएगा। बस एक बार बिल्कुल रेड्डी साहब का भी ले लूं, वो एक पॉइंट हाईलाइट करना जी। चाह रहे थे। रेड्डी साहब, आपके लिए तो बड़ी आसानी हो गई, आपका काम तो अलायंस के पार्टनर कर रहे हैं आप कांग्रेस के लिए, आपके लिए तो वैसे ही मैदान साफ है, मुश्किल आसान है, इसीलिए आज आप मुस्कुरा भी ज्यादा रहे हैं डिबेट में। नहीं, देखिए ये तो निश्चित ही स्वाभाविक है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो बातें सच की होगी, जो जहां पर भी सच की बातें होगी, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। जैसे आज उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस प्रकार से अपनी बयानबाजी की और सच्चाई बयान किया, स्वाभाविक है उन्होंने जो सवाल खड़े किए उनको अभी कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से पूछा है कि यदि 100 सीटें आपको मिलती है तब ईवीएम अच्छा है, और आपको यदि कम मिलता है, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव हुए ईवीएम पे हुए उनको पता है। और ये लोग अभी ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में, क्या झारखंड में इसी प्रकार की भूमिका वो ले रहे हैं क्या? तो ये दुपट्टी भावना से, मतलब देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड थॉट, इस प्रकार से ये कर रहे हैं। तो मुझे ठीक है, लगता है कहीं ना कहीं देश भी इसको जानती है, साधारण जो वोटिंग करता है, जो नागरिक होता है, उसको भी पता है ये अपनी जो डिफीट है उसको पचा नहीं पा रहे। देखिए राजनीति में ऐसा होता है कि हमने भी बहुत से 1951 से जब जनसंघ की स्थापना हुई और तब से लेकर 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और लगातार 2014 तक हमने भी बहुत से इस प्रकार की ये डिफीट झेले हैं और इसको बहुत ही नतमस्तक से लिया है। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि एक आध जो वोटर होता है आज आपको देता है और कल नहीं देता है, तो इसी प्रकार से भावना एक वोटर की होती है। आप ठीक है, आज चाहे अच्छा काम करे, उनको नहीं पसंद आया होगा, आपके अगेंस्ट में वोट करते हैं, और आपको शायद कल दूसरा अच्छा काम करते हैं तो आपको फेवर में वोट करते हैं। तो ठीक है कहीं ना कहीं सुजाता इसको जी, इन्होंने कांग्रेस में ध्यान जी में रखना चाहिए। ओके मुझे सुजाता जी, लगता है कि मैं आत्मचिंतन अब करने का कंक्लूडिंग समय है। रिमार्क्स के लिए आपके पास मैं आ रही सिर्फ हूँ, एक क्योंकि ऐड बाकी करूंगा। सभी ठीक है सर। रेड्डी साहब, सुजाता जी, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आपके पास आ रही हूँ, सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी यहाँ पर। देखिए, एक बड़ी पिक्चर की बात करते हैं, और बड़ी पिक्चर अब यहाँ से ये उभर रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैं अलायंस को लीड करने की स्थिति में हूँ, मैंने ही अलायंस बनाया। लालू यादव कह चुके हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव के स्टेटमेंट्स कांग्रेस से इतर जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं, शरद पवार की पार्टी के सांसद अलग से एक बात कह रहे हैं। जब ये सबको, इन सबको जब आप एक साथ ये देखते हैं, क्या आपको राहुल गांधी जी की पोजीशन खतरे में नहीं दिखाई देती? कल को अगर अलायंस पार्टनर्स ने एकजुट होकर ये कह दिया कि आपसे हमारे विचार नहीं मिलते, हमें लगता है कि कोई दूसरा कैंडिडेट बेहतर है इस पोजीशन को लीड करने के लिए, और मैं तो ये कह रही हूं कि चलिए अगर तुलनात्मक रूप से भी राहुल गांधी वर्सेस ममता बनर्जी अगर पिक्चर हो जाती है, तो प्रशासनिक अनुभव, राजनीति में अनुभव के लिहाज से ममता बनर्जी राहुल गांधी से ऊपर ही होंगी, नीचे नहीं होंगी। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे कारणों के कारण भी कही जाती हैं। आपने ममता बनर्जी जी की बात करी है, तो ममता बनर्जी बहुत टॉल लीडर हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत सारे उन्होंने पोस्ट होल्ड करे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं आज, वो केंद्र में मंत्री रही हैं, और वो एनडीए की सरकार में भी रही हैं, और बड़ी नेता है वो। तो अगर उनके लिए उनकी पार्टी के लोग कोई बात को उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे इस बात को मानने में कि वो बड़ी नेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसको तो मुझे भी दिक्कत नहीं है ये मानने में। लेकिन जब बात करी जाएगी कि कौन अलायंस को लीड करेगा, तो वो अलायंस डिसाइड करेगा। लेकिन उसी प्रकार से मोदी जी की हालत आपने देखी थी कि बिना अपनी पार्टी का लीडर इलेक्ट हुए वे चले गए थे एनडीए की मीटिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था उन्हें खतरा है। तो राजनीति में ये सारी चीजें तो होती है। नायडू जी हो या नीतीश कुमार जी, उनके सामने इनको कैसे झुकना पड़ रहा है वो हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ आज किस तरीके का इनका पूरा का पूरा अलायंस चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ठीक तो है। सच्चाई ये है कि राजनीति में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन अगर कोई बात गलत है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं, जो सच है उसके साथ खड़े हैं। चलिए, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग बोली आपने अपने वक्तव्य में कि अलायंस जो है वो तय करेगा कि कौन चेहरा होगा, लेकिन अगर उसी अलायंस में कांग्रेस अकेली पड़ गई तो फिर ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति तो होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर उसी अलायंस ने ये तय कर लिया कि चेहरा कोई और होगा,
तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या रास्ता चुनेगी, अलग जाने का, एकला चलो रे, या फिर कुछ और जोड़ तोड़ होंगे, ये खैर भविष्य का सवाल है। लेकिन परिस्थितियां जब भीतर अंतर कलह की दिखाई देती हैं तो यकीनन जिस ओपोनेंट से आप मुकाबला करने जा रहे हैं, जो 24/7/365 की इलेक्शन मशीनरी और पॉलिटिक्स के लिहाज से काम करते हैं, वहां पर फिर दावा थोड़ा सा झुकता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन को एनरिच बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।